अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप सब ठीक होंगे। गाइस, हम लोग IFRS 16 पढ़ रहे थे लीज़ का। बिल्कुल बेसिक्स हमने पढ़ी थी। अब हम लोग ज़रा इसको थोड़ा आगे लेके चलते हैं। स्टार्ट करें? लेकिन स्टार्ट करने से पहले मैं चाह रहा हूँ कि जो कल पढ़ा है मैं 2-4 लोगों से 5, 6, 7, 8 लोगों से सुन लूँ, ताकि ज़रा मुझे क्लैरिटी हो कि आपको एटलीस्ट वो आता है जो हमने पढ़ लिया। डन? तो मेरा भाई पहले बताएगा क्या पढ़ा था हमने। हमने लीज को इंट्रोड्यूस किया था। सबसे पहले लीज कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? लीज कॉन्ट्रैक्ट ऐसा होता है जिसमें एक पार्टी जो एसेट ओन करती है वो उस एक सेकंड पार्टी ए इज द लेसर एंड इट गिव्स द एसेट अंडरलाइंग एसेट राइट ऑफ यूज ऑफ दैट अंडरलाइंग एसेट टू द अदर पार्टी दैट इज द लेसी। राइट ऑफ यूज देती है पार्टी बी दैट इज लेसर दैट इज लेसी। ठीक है। फॉर in exchange for some consideration that is usually installments or rent for a fixed lease term. शाबाश, बहुत आला यार। अच्छी बात ये थी कि आप ना बना रहे थे डेफिनेशन और रट्टा नहीं लगाया था आपने, आप ज़रा उसको आप खुद से बना रहे थे। ये एक बहुत अच्छी बात है, शाबाश। चले बताएं फिर और क्या पढ़ा था? डेफिनेशन के बाद क्या पढ़ा था हमने? डेफिनेशन के बाद हमने हमने उसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट पढ़ी थी फॉर लेसी। लेसी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर लेसी उसके अंदर हमने एंट्रीज देखी थी कि हमने ये पहले आइडेंटिफाई किया था कि जो राइट ऑफ यूज़ है ये एक एसेट है। लेसी को एक तरफ एक राइट ऑफ यूज़ मिल रहा है और सब्सिक्वेंटली वो वहाँ उसकी एक लायबिलिटी भी बन रही है जो उसने इंस्टॉलमेंट्स की सूरत में पे करना। ठीक है। हमने एंट्री क्रिएट की थी जिसमें हम राइट ऑफ यूज़ को डेबिट कर रहे थे और लीज लायबिलिटी को क्रेडिट कर रहे थे। ठीक है। हमने देखा था कि इन केस अगर उसने इस ट्रांजैक्शन के साथ कोई डाउन पेमेंट पहले की है तो हमने उस डाउन पेमेंट के इफेक्ट को भी रिफ्लेक्ट किया था अदर एंट्री। हाँ, ये एंट्री बनाई थी, आप ये कह रहे हैं। बिल्कुल ठीक है, शाबाश यार बॉय, बहुत आला। बस ऐसे ही करना है हमने, ठीक है। मेरा भाई सिर्फ ये बता दे कि लीज लायबिलिटी को लिखेंगे किस वैल्यू पे? ये लीज लायबिलिटी के आगे वैल्यू क्या आएगी? ये लीज लायबिलिटी को पहले दिन अगर मैंने यहाँ पे लिखना है तो इसको इनिशियली मेजर किस वैल्यू पे करूँगा? प्लीज़ बताएं। अब क्वेश्चन समझ लगा या नहीं? नहीं क्वेश्चन समझ लगा? ओके, ठीक है, ठीक है, आप बोलें। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर लीज पेमेंट्स पे लिखेंगे आप इसे। यानी आपने जितना पे करना है फ्यूचर में इस लीज़ के कॉन्ट्रैक्ट में आप एक बंदे से एसेट लेके यूज़ करने के लिए एसेट ले लेते हैं और साथ में उसको कह देते हैं यार मैं तुम्हें इंस्टॉलमेंट्स पे करता रहूँगा, रेंटल्स पे करता रहूँगा, ठीक है। तो जो भी फ्यूचर में हमने पे करना है ना, हम उसकी क्या ले लेते हैं? प्रेजेंट वैल्यू। ये होती है इनिशियल मेजरमेंट ऑफ लीज लायबिलिटी। क्या होती है? इनिशियल मेजरमेंट का मतलब क्या है? पहले दिन वैल्यू क्या असाइन करनी है लायबिलिटी को। डन है? तो क्या पढ़ा था हम लोगों ने, ज़रा जल्दी से बताएं। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर लीज पेमेंट। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर पेमेंट्स। क्या ये बात क्लियर है? पेड अमाउंट्स या अनपेड अमाउंट्स? अनपेड अमाउंट्स। यानी जो पेड है वो तो फिर लायबिलिटी नहीं ना रहते, वो तो पे हो गए हैं। जो अनपेड अमाउंट्स, ऐसे ही कुछ पढ़ा था। थैंक यू। आप अब साथ हैं? रिवाइज किया आपने या नहीं? नहीं किया, इसलिए आपको क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा था। तो कल आपने ना पढ़ के आना। देख, मैं ना ज़्यादा नहीं पढ़ाऊँगा, लेकिन मैं जो पढ़ाऊँगा ना मुझे चाहिए कि वो आप लोगों को आता हो, ठीक है? पक्का? चल, आप कल थे बॉय, बताएं। प्रेजेंट वैल्यू फ्यूचर लीज पेमेंट्स, इसमें मैंने और क्या बताया था? इसमें बताया था कोई इसमें इंटरेस्ट रेट लगना है, तो इंटरेस्ट रेट एक होता है इम्प्लिसिट बाय लीज कॉन्ट्रैक्ट बाय लेसर। हाँ, जो कि लेसर की तरफ से होता है, ठीक है। और दूसरा होता है इंक्रीमेंटल ऑफ बोरिंग लीज। जी सर, वो किसका था इंक्रीमेंटल बोरिंग रेट? सर, अगर इम्प्लिसिट रेट गिवन ना हो तब हम ये यूज़ करते हैं। शाबाश। गिवन हो और बताया हो कि भाई लेसी को इसका इल्म ना हो, हाँ, तो इस केस में हम इंक्रीमेंटल बोरिंग रेट। शाबाश, बहुत आला बॉय। जी बिल्कुल जी, हमारे पास दो रेट्स होते हैं। हमने इम्प्लिसिट रेट यूज़ करना होता है,
बाय लेसर, जो कि इस लीज कॉन्ट्रैक्ट में रेट चल रहा होता है। अगर ये हमारे पास अवेलेबल ना हो, लेसी को ये ना पता हो, नहीं है, क्वेश्चन में नहीं है, तो फिर हम किस पे चले जाते हैं? इंक्रीमेंटल बोरिंग रेट पे। अगर आप जानना चाहते हैं इंक्रीमेंटल बोरिंग रेट क्या होता है और इम्प्लिसिट रेट क्या होता है, तो इम्प्लिसिट रेट का मतलब है वो रेट जो वो लेसर आपसे कमा रहा है इस पूरे लीज कॉन्ट्रैक्ट में, वो आपसे इंटरेस्ट कमाने की कोशिश कर रहा होता है। तो जिस रेट पे वो इंटरेस्ट कमा रहा है उसको इम्प्लिसिट रेट कहते हैं। इसको हम कैलकुलेट भी करेंगे आगे चल के। ये बात क्लियर है? अगर इम्प्लिसिट रेट अवेलेबल ना हो तो इंक्रीमेंटल बोरिंग रेट। इंक्रीमेंटल बोरिंग रेट का मतलब है लेसी अगर आज उधार लेने जाए, क्या लेने जाए? उधार, तो उसे किस रेट पे उधार मिलेगा? अजम्पशन ये होती है कि जिस रेट पे से उधार मिलेगा उसी वही रेट कमा रहा होगा लेसर इससे, इसलिए फिर हम इस पे आ जाते हैं। यहाँ तक साथ है? तो दोनों रेट गिवन हुए तो प्रायोरिटी किसको है? इम्प्लिसिट। इम्प्लिसिट का मतलब होता है छुपा हुआ रेट। यूजुअली ये लेसर नहीं बता रहा होता कि एग्जैक्ट कितना कमा रहा है, एक रेट दे रहा होता है लेकिन कमाई वो ज़्यादा कर रहा होता है। यहाँ तक हम साथ हैं? कोई टेंशन तो नहीं है? डन? अच्छा, फिर ये बताने के बाद बॉय आप मुझे बताया कि इसके बारे में मैंने पढ़ाना शुरू किया था, इस ये फ्यूचर लीज पेमेंट्स किस किस की प्रेजेंट वैल्यू लेनी होती? जो इंस्टॉलमेंट्स होती हैं उनकी। ठीक है, पहली चीज लीज पेमेंट्स में आती हैं फिक्स पेमेंट्स, ऐसे ही है? यूजुअली ये इंस्टॉलमेंट्स होती हैं जो पहले दिन से क्या होती हैं? डिसाइडेड होती हैं कि कितनी इंस्टॉलमेंट हम पे करेंगे, ये वो होती हैं। दूसरी चीज़ भी मैंने पढ़ाई थी, हाँ बोलो। आपने नहीं पढ़ा हो, पढ़ना है आपने, ठीक है मेरा भाई? पक्का? ओके। आगे क्या करना है हम लोगों ने? वेरिएबल पेमेंट्स किसके ऊपर बेस कर रही होंगी? जो बेस्ड ऑन, जी सर, इंडेक्स, इन्फ्लेशन आ गया, एंड रेट, मार्केट रेट वगैरह, ये लेंगे बेस्ड ऑन इंडेक्स एंड रेट। इसके अलावा किसी चीज़ के ऊपर वेरिएशन है ना तो वो नहीं लेते। इसके बारे में एक मैंने बात भी बताई थी आपको। हाँ, बात क्लियर है? लेकिन फिर मैं क्यों पढ़ा रहा हूँ? MCQs के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ा रहा हूँ कि अगर MCQs बने तो पता होना चाहिए। ये डन है? कंफर्म है? आगे बढ़े? आगे जी, अब ज़रा गौर करें। लें जी, मैं आप लोग जिन लोगों ने बिल्कुल ही नया, कल वाला लेक्चर देखा था आपने यूट्यूब पे? देखो हम लोग ना क्या पढ़ रहे हैं, मैं सिंप्लीफाई करता हूँ। मैं लीज पे ना इस भाई से एक एसेट ले रहा हूँ, डन? तो मेरे पास एक एसेट आ रहा है ना, इसको हम कहते हैं राइट ऑफ यूज़ एसेट, कि मेरे पास यूज़ करने का राइट है। उसका एसेट है, उसने मुझे दिया, आप समझें रेंट पे लिया मैंने, तो मेरे पास यूज़ करने का राइट है, मैं इसको एसेट बोल रहा हूँ। एसेट को रिकॉर्ड करने के लिए मुझे डेबिट ही करना पड़ेगा। अब मैंने उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है कि मैं तुम्हें इंस्टॉलमेंट्स देता रहूँगा, रेंट्स देता रहूँगा। तो क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है, साइन कर चुका हूँ, तो मैं अपने आप को बाउंड कर चुका हूँ कि मैंने क्या करना है, मैं आपको पे करता रहूँगा। तो इसकी वजह से मेरे ऊपर एक कॉन्ट्रैक्चुअल लायबिलिटी आ गई है, मैं लायबल हो गया हूँ, मैं बाउंड हो गया हूँ कि मैं पे करूँ। तो इसको हम कहते हैं कि हमारे ऊपर एक लीज लायबिलिटी आ गई। डन? अगर इसने मेरे से कुछ डाउन पेमेंट मांग ली है एडवांस में, तो वो बैंक या कैश क्रेडिट हो जाएगा, जो भी मैंने चेक दिया या कैश दिया। एक लेसी जो लीज पे एसेट्स ले रहा होता है उसे क्या बोलते हैं? लेसी। हम लेसी की काउंटिंग पढ़ रहे हैं, लेसर की भी पढ़ेंगे लेकिन पहले लेसी फिर लेसर। डन? तो लेसी एक एसेट जैसी लीज पे लेता है तो पहले दिन ही ये कर देता है। डन? क्या बुक करता है? एक एसेट, और दूसरा लायबिलिटी। एक क्या बुक करता है? एक एसेट, दूसरा लायबिलिटी। एक एसेट, दूसरा लायबिलिटी। एक एसेट, दूसरा लायबिलिटी। डन है? इसमें कोई टेंशन तो नहीं है। एक क्या बुक करता है? एसेट। दूसरा क्या बुक करता है? लायबिलिटी। यहाँ तक हम साथ हैं? अब हम लोग ना इस डिबेट पे हैं कि लायबिलिटी किस वैल्यू पे बुक करनी है। तो आंसर है फ्यूचर में जो जो पे करना है ना उसकी प्रेजेंट वैल्यू, उसकी प्रेजेंट वैल्यू। अब इसमें टोटल 6 पेमेंट्स हैं जो मैं आज समझाऊंगा, फिर मैं ये लायबिलिटी कैलकुलेट कर करके ये एंट्री बनाना सिखाऊंगा। आज ये हमारा टास्क है। डन है? इसमें ये इंटरेस्ट रेट्स लेने हैं, बस ये हल्का सा पता होना चाहिए, बाकी कल लेक्चर देख लेना, उधर से समझ आ जाएगी। डन है?
गुड। अब मेरे बच्चों सबसे पहली पेमेंट जिसकी प्रेजेंट वैल्यू लेनी है आपने, कॉन्ट्रैक्ट में डिसाइडेड होता है लेसर लेसी के बीच में कि भाई मैं आपको क्या कर दूंगा, पे कर दूंगा हर साल इतना इतना, या हर मंथ इतना इतना, या हर क्वार्टर इतना इतना, या हर 6 माह बाद इतना इतना, तो मैं तुम्हें पे कर दूंगा। आप उन सब की क्या ले लेंगे, प्रेजेंट वैल्यू। अब क्योंकि आपने पे करना है फ्यूचर में, तो एज इट इज़ ऐड करना गलत है। तो कल मैंने इस पर भी बात की थी कि एज इट इज़ लोग ऐड कर देते हैं, आप नहीं करेंगे। वो एक आधा बच्चा होता है जो कहता है कि यही लायबिलिटी बना लो। हमने प्रेजेंट वैल्यू में लायबिलिटी बनानी होती है, तो हम इसकी प्रेजेंट वैल्यू लेंगे। यहाँ तक हम साथ हैं? बोलो दोबारा, ये ओके है? आगे फिर जब आप लीज के कॉन्ट्रैक्ट्स में लोगों के साथ जाते हैं ना, तो अगला पार्टी, जिस तरह के पाकिस्तान में आजकल हालात हुए हैं, इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा है ना, तो जो लेसर होता है ना वो कहता है यार कि ये पेमेंट्स वेरी करेंगी, इन्फ्लेशन के साथ वेरी करेंगी। यानी कि अगले साल देखेंगे अगर 10% इन्फ्लेशन हुई तो आपका रेंट 10% से बढ़ाऊंगा, अगर 20% इन्फ्लेशन हुई तो आपका रेंट 20% से बढ़ाऊंगा, ताकि मेरे घर के खर्चे चलते रहें, इन्फ्लेशन मुझे हिट ना करे। तो आपने कहा चल यार ठीक है। तो जब आप अपनी पेमेंट्स को वेरी कराना शुरू कर देते हैं, किसके साथ, इंडेक्स, यानी इन्फ्लेशन को मेजर करने का इंडेक्स होता है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, तो इंडेक्स के साथ, तो हम कहते हैं यार कि ये वेरिएबल पेमेंट्स भी लेनी चाहिए। डन। समटाइम्स एक बंदा कहता है कि नहीं इन्फ्लेशन नहीं, मार्केट में जो रेंट चल रहा होगा मैं आपसे वही लूँगा, कॉन्ट्रैक्ट कर लें मेरे साथ 4 साल का, मार्केट में जो रेंट चल रहा होगा वही रेंट मैं आपसे लूँगा। क्या ये बात क्लियर है? इसका मतलब है आज रेंट चल रहा था 20,000, डिसाइड होगा 20,000, अगले साल के स्टार्ट पे बैठ के देख लेंगे हम कि यार क्या बना, अब रेंट क्या चल रहा है, 30,000 चल रहा हो तो 30,000 दूंगा मैं, 22,000 चल रहा हो तो 22,000, 18,000 चल रहा हो तो फिर 18,000। तो रेट के साथ, मार्केट रेट्स के साथ भी वेरी कराया जा सकता है। तो जो भी वेरिएबल पेमेंट्स हैं, जो फिक्स पेमेंट्स हैं, उन सब की क्या ले लेनी है, प्रेजेंट वैल्यू। यहाँ तक हम साथ हैं? जी बोलें। सर ये जो वेरिएबल पेमेंट्स हैं इनमें आपने कहा कि रेट इंक्रीज होगा, तो हम जो प्रेजेंट वैल्यू ले रहे हैं वो उसके ऊपर जो जैसे 20,000 पहली पेमेंट थी 25,000 है, हम जो अब 25,000 में प्रेजेंट वैल्यू लेंगे वो 25 की लेंगे या 5 की लेंगे? बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा भाई ने, आप लोग आंसर देंगे उसको। भाई ने कहा सर आपने पेमेंट डिसाइड कर ली है 20,000, 20K मतलब 20,000, 20K मतलब 20,000, 20K 20,000, 4 साल का कॉन्ट्रैक्ट है। अब वो कह रहा है कि वेरिएशन आनी है, पहले साल का तो पता है 20 ही देना है, लेकिन अगले साल तो ये थोड़ा सा बढ़ जाएगा, मे बी 2 से बढ़े, मे बी 3 से बढ़े, यहाँ पे भी हो सकता है 4 से बढ़ जाए, 5 से बढ़ जाए, हो सकता है ये 6 से बढ़ जाए, 7 से बढ़ जाए, मुझे नहीं पता। वो कह रहा है प्रेजेंट वैल्यू कैसे लेंगे, आप बताएं कैसे लेने चाहिए, आप बताएं। सर 20 में ही लेंगे फिर जब वो एग्जैक्टली शाबाश, मैं जानना चाह रहा था कि आपको पता है या नहीं, बहुत आला। सर आप ना पहले दिन जब लायबिलिटी बनाएंगे ना, तो आप सिर्फ यही अज्यूम करेंगे कि यही है, आपने इनकी प्रेजेंट वैल्यू ले ली, लायबिलिटी आ गई, गुड। एक साल जब गुजर जाएगा ना तो आपको पता चल जाएगा कि अब कितना रेंट है। अब आपको अगले नहीं पता, तो आप सपोज करें 3 से बढ़ा है, तो अब आप क्या करेंगे, 23, 23 और 23, अब आप इनकी प्रेजेंट वैल्यू ले लेंगे दोबारा। इसको कहते हैं हम लायबिलिटी रीमेजर कर रहे हैं। तो ये वेरिएबल पेमेंट्स को आप हर साल एडजस्ट करेंगे। भाई को समझ लगी बात? आप बोले। ये जो हमने दोबारा मेजर किए हैं, जो हमने पहले मेजर किए हैं, फिर जो इनका नेट इफेक्ट होगा जी वो हम रिकॉर्ड करेंगे। जी सर रिकॉर्ड करेंगे, बढ़ जाएगी लायबिलिटी क्योंकि पेमेंट्स बढ़ गई है ना, पेमेंट थी डन हो गया, कम भी हो सकती है, तो इसको एडजस्ट करेंगे। लेकिन ये एडजस्टमेंट्स नहीं करवा रहा आपसे कैफ लेवल पे, ये आपसे करवाएगा एडवांस रिपोर्टिंग में, ठीक हो गया? होगा यही एंट्री जी जी, डिक्रीज और लायबिलिटी इंक्रीज। आप इस तरह करें, आप सेम एंट्री बनाएंगे, बढ़ गई तो सेम एंट्री बना देना, कम हुई तो रिवर्स कर देना। लेकिन उसमें और भी मसले हैं, रेट्स क्या लेने हैं, किस तरह की रीअसेसमेंट है, उसमें और भी कई पंगे हैं। लेकिन ये मैंने बड़ी बेसिक बात बता दी आपको। लेकिन एंट्री यही होगी, या बढ़ गई अमाउंट तो ये एंट्री सेम, बैंक से हटा दो, कम हो गया तो इसी एंट्री को क्या किया जाएगा, रिवर्स किया जाएगा, ठीक हो गया? पक्का? और किसी का क्वेश्चन? लेकिन ये सिलेबस में इस पंगे में नहीं पढ़ना हमने। और कोई पूछना चाहते हो तो पूछ लो, लेकिन एडवांस रिपोर्टिंग में पढ़ाते हैं, हर साल रीअसेस करवाते हैं, रीअसेसमेंट बोलते हैं इसको। डन है? अब आ जाओ यार जरा, लें जी, कितनी पेमेंट्स है जिनकी प्रेजेंट वैल्यू लेनी है आप लोगों ने? 6। पहली 2 कौन सी हैं? वेरिएबल पेमेंट्स बेस्ड ऑन इंडेक्स एंड रेट, दैट्स इट। इसके अलावा भी वेरिएशन हो सकती हैं, वो नहीं। डन? अब आ जाओ यार जरा थर्ड पेमेंट। अब मैं जरा समझाना शुरू कर रहा हूं, आज का लेक्चर यहां से शुरू हुआ है, ये बातें हम सारी कल वाली कर रहे थे। स्टार्ट करें? ओके बच्चों, होगा क्या,
ज़रा बात समझें। थर्ड, अब मैं ना आप लोगों को समझाऊंगा पहले कि क्यों है, फिर इधर लिखेंगे हम, ताकि हमें पता हो कि क्या हो रहा है। ठीक है। अच्छा, मुझे ना इस वाले भाई से चाहिए, ये जो भाई पढ़ के नहीं ना आया आज, और ये वाले भाई से, इन दोनों से मुझे क्या चाहिए? प्रॉपर्टीज। डन। लीज पे क्या चाहिए? लीज पे। डन। तो मैं इस भाई के साथ कॉन्ट्रैक्ट करता हूँ, उस भाई के साथ भी, ये दोनों भाई हैं, एक ही प्रॉपर्टी है, तो मैं इन लोगों के साथ बैठा हूँ, तो मैं कॉन्ट्रैक्ट में जा रहा हूँ। मैं ना 5 साल का बेसिक कॉन्ट्रैक्ट कर लेता हूँ। कितने साल का? 5 साल का। कितना? 5 साल का मैंने बेसिक कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। डन। 5 साल मैं इन्हें दूंगा 1 लाख रुपया, 1 लाख रुपया हर साल, 1 लाख, 1 लाख, 1 लाख, 1 लाख। तो अगर मैंने 5 साल हर साल 1-1 लाख पे करना है, तो इसका मतलब है मैंने टोटल कितना पे करना है? 5 लाख। लेकिन वो लायबिलिटी नहीं है। लायबिलिटी उसकी क्या होती है? ये वाली बात यहाँ तक साथ है। डिसाइड हो गया। मैं इन दोनों के साथ बैठा हुआ था, तो मैंने इनको कहा यार कि मुझे ऑप्शन दो कि मैं ये एसेट आखिरी दिन खरीद सकूँ आपसे। 5 साल बाद मुझे, मेरे पास ऑप्शन, आज ही कॉन्ट्रैक्ट पे पहले दिन लिखवाऊंगा मैं कि कॉन्ट्रैक्ट में ये लिखें कि 5 साल बाद मेरे पास ऑप्शन है कि मैं ये प्रॉपर्टी आपसे बाय कर सकता हूँ। ये कहते हैं नहीं सर, हम नहीं देना चाहते, हम रेंट पे देंगे, ये वाला हम टर्म नहीं करते। डन। तो हमारा कॉन्ट्रैक्ट होगा ही नहीं, ये वाली चीज़ नहीं आनी, अल्लाह ना चाह रहे वो। अब थोड़ी देर के लिए अज्यूम करो कि वो कॉन्ट्रैक्ट में ये डालने के लिए मान गए। डन। अब सर कॉन्ट्रैक्ट, मसला तो तभी बनना है ना जब कॉन्ट्रैक्ट में ये टर्म होगी कि लेसी, लीज पे एसेट लेने वाला क्या कर सकता है? बाय कर सकता है एट द एंड ऑफ लीज टर्म। अगर ये कॉन्ट्रैक्ट में लिखी हुई है, फिर ही हमारा मसला है ना अकाउंटिंग का। अगर लिखा ही नहीं हुआ, कहानी खत्म फिर तो। डन। तो मैंने इन लोगों से लिखवा लिया कि 5 साल बाद ये मैं परचेज कर सकता हूं। डन। यहां तक कोई टेंशन तो नहीं है? ओके, लिखवा लिया। अब इन्होंने कहा सर किस प्राइस पे, ये भी डिसाइड करें। डन। तो मैंने कहा यार चलें, आप मेरे से 10 लाख ले लीजिएगा, आप मेरे से 20 लाख ले लीजिएगा, 30, कोई भी एक अमाउंट डिसाइड होगी। डन। तो सपोज करते हैं 50 लाख डिसाइड हो गया। चलें बताएं कॉन्ट्रैक्ट क्या है। अब कॉन्ट्रैक्ट है कि मैंने पहले साल कितना देना है, दूसरे साल 1 लाख, तीसरे साल, चौथे साल, बस 4 साल का कॉन्ट्रैक्ट है। डन। और चौथे साल के एंड पे 50 लाख की ये प्रॉपर्टी मैं इनसे खरीद सकता हूँ। कॉन्ट्रैक्ट हमारा साइन हो गया। मैं ये कॉन्ट्रैक्ट लाया हूँ, आपके सामने रख दिया। मैं कहूँ यार अकाउंटेंट्स अकाउंटिंग कर लेना। डन। आप कहेंगे सर हम लेसी हैं, आप मेरे अकाउंटेंट हो। आप कहेंगे सर हम लेसी हैं, हम एक राइट ऑफ यूज एसेट बुक करेंगे जिस पे अभी हम बात नहीं कर रहे, हम एक लीज लायबिलिटी बुक करेंगे, तो लीज लायबिलिटी हम निकाल रहे हैं। मैं कहूँगा निकालो। आप कहेंगे सर लाख रुपया, 1 लाख, 1 लाख, 1 लाख, 1 लाख, 4 पेमेंट्स होनी है, उनकी प्रेजेंट वैल्यू ले लें। मैं कहूँगा ले लो। आप कहेंगे वेरिएबल पेमेंट्स बेस्ड ऑन इंडेक्स और रेट कॉन्ट्रैक्ट में नहीं है, तो इसको छोड़ देते हैं, कॉन्ट्रैक्ट में नहीं है। डन। तीसरा, अब क्या कहानी है, एक और पेमेंट है जो मुझे देनी पड़ रही है। क्या है वो? 50 लाख। अब आप इस पे सोच रहे हैं कि यार ये इसकी प्रेजेंट वैल्यू लूं या ना लूं। मुझे बताएं कि ये कंफर्म पे होनी है 50 लाख या मेरे डिसीजन पे बेस कर रही है। अगर मैंने एट द एंड डिसाइड कर लिया कि मुझे प्रॉपर्टी चाहिए, तो फिर तो ये 50 लाख का बाय कर लूँगा मैं। और अगर मैंने डिसाइड किया यार मुझे नहीं चाहिए, मुझे नहीं चाहिए, तो फिर मैं ये 50 लाख नहीं दूंगा। मुझे बताएं कि आप यहाँ पे 50 लाख की भी प्रेजेंट वैल्यू लेंगे या नहीं? वो जो परचेज ऑप्शन प्राइस है उसकी प्रेजेंट वैल्यू लेंगे या नहीं लेंगे? भाई कह रहा है लेंगे, ठीक है, वो कह रहा है नहीं लेंगे। आप क्या कहते हैं? नहीं लेंगे। आप क्या कहते हैं? डिपेंड करता है किस चीज़ पे? लेसी के डिसीजन पे। तो वो तो पता चलेगा 5वें चौथे साल के एंड पे, 4th ईयर के एंड पे। आपने पहले दिन डिसाइड करने हैं लायबिलिटी क्या है। वेरी फर्स्ट डे कॉन्ट्रैक्ट जिस दिन आप करके आए, उस दिन आप डिसाइड कर रहे हैं हमारी लायबिलिटी क्या है। उस दिन लूँ या नहीं? लेंगे। आप नहीं लेंगे। आप सबने बता दिया नहीं लेंगे। लेंगे, बताएं। लेंगे, ठीक है। यानी किसी को लग रहा है लेंगे, किसी को लग रहा है नहीं लेंगे। अब हम समझने की कोशिश करते हैं स्टैंडर्ड क्या कहता है। क्या समझने की कोशिश करेंगे?
स्टैंडर्ड कहता है कि लेसी से पूछो क्या वो रीजनेबली अश्योर्ड है, रीजनेबली सर्टन है कि मैं खरीदूंगा। अगर लेसी पहले दिन ही रीजनेबली सर्टन है कि खरीदूंगा तो फिर आप इस 50 लाख की भी प्रेजेंट वैल्यू ले लेंगे क्योंकि ये देने पड़ेंगे। अगर लेसी रीजनेबली सर्टन नहीं है, वो कह रहा है यार पता नहीं, देखेंगे तब जाके पता चलेगा, मुझे डाउट है, पता नहीं किस तरह चीज़ें जाती हैं, अगर वो इस तरह की बातें कर रहा है तो वो डाउट में है, वो रीजनेबली सर्टन, तो फिर आप नहीं लेंगे। मुझे बताइए किस दिन देखना है आपने कि वो रीजनेबली सर्टन है या नहीं है? वेरी फर्स्ट डे जब मैं लायबिलिटी बुक करने लगूंगा ना, मैं कहूँगा हाँ भी लेसी इरादा क्या है। क्या ये बात क्लियर है? अब इसका मतलब एग्जामिनर को हमें बताना चाहिए कि इरादा क्या, क्वेश्चन में बता देगा कि लेसी का इरादा क्या है, रीजनेबली सर्टन है या नहीं है। यहाँ तक साथ है, कंफर्म है। अब क्वेश्चन आता है कि सर आई कैब का एग्जामिनर है, क्या बात कर रहे हैं आप, ये कैसे हो सकता है वो बता दे, हमें खुद ही हिसाब लगाना पड़ेगा, तो कोई और तरीका बताएं। तो एक और तरीका भी है, मुझे बताएं कि मैंने कितने पे बाय करना है? 50 लाख पे, 50 लाख पे बाय करना है, डन है। और मार्केट में जो रेट्स चल रहे हैं, जिस तरह प्रॉपर्टीज़ की प्राइजेस बढ़ रही हैं, हमारी एक्सपेक्टेशन ये है कि तकरीबन 1.5-2 करोड़ की प्रॉपर्टी होगी 5 साल बाद, ये या 4 साल बाद। मेरी एक्सपेक्टेशन क्या है ज़रा जल्दी से बताएं कि वैल्यू कितनी होगी? 1-1.5 करोड़। अब मुझे बताएं कि 1-1.5 करोड़ पे अगर मार्केट वैल्यू होगी और मेरे पास ऑप्शन होगी कि मैं 50 लाख की बाय कर सकता हूँ, तो मेरे भैया आपको क्या लग रहा है मैं बाय करूँगा या नहीं? मुझे नहीं चाहिए, मैं फिर भी बाय करके बेच दूँगा। मुझे चाहिए, कंफर्म बाय करूँगा। ये जो सस्तापन है ना, ये जो सस्ते में मिल रही है, इसकी वजह से मैं ये ऑप्शन नहीं छोड़ने वाला। तो अगर एग्जामिनर ना बताए क्या बाय करेंगे या नहीं करेंगे, लेकिन ये बता दे कि एक्सपेक्टेड मार्केट वैल्यू क्या है, तो आप एक्सपेक्टेड मार्केट वैल्यू और अपनी परचेज ऑप्शन प्राइस को क्या करेंगे? कंपेयर करेंगे। और अगर फ़र्क हुआ ना, सस्ता मिल रहा हुआ, अच्छा खासा सस्ता, तो आप कहेंगे यार कंफर्म बाय करेगा सर, हम कंफर्म है। समटाइम्स लाइन लिखी होगी कि ये बाय कर सकता है इतने 50 लाख का और ये नॉमिनल वैल्यू है। नॉमिनल वैल्यू का मतलब ये होगा ये थोड़ी सी वैल्यू है, तो भाईजान इसका मतलब है बाय करेंगे। क्या इतनी बात समझ लगी? तो मेरे भाई तीसरा पॉइंट क्या है ज़रा जल्दी से बताएं। क्या पॉइंट है? आप लिखना भी शुरू करेंगे आप लोग। तीसरा पॉइंट क्या है ज़रा जल्दी से बताएं। तीसरा पॉइंट है जी सर, परचेज ऑप्शन प्राइस परचेज ऑप्शन प्राइस का मतलब है जो परचेज प्राइस अंडर ऑप्शन है। ये बात क्लियर है? परचेज करने की ऑप्शन जो दी है उसकी में जो प्राइस पे करनी पड़ेगी, परचेज ऑप्शन प्राइस। इफ लेसी इज रीजनेबली सर्टन टू एक्सरसाइज this option, to exercise this purchase option। क्या ये हर कॉन्ट्रैक्ट में होगी या किसी कॉन्ट्रैक्ट में होगी किसी में नहीं होगी? जल्दी बताएं। किसी में होगी किसी में नहीं होगी। यहाँ तक सारे साथ हैं? बोलो दोबारा ये ओके। फिक्स पेमेंट्स पता चल गई हैं, वेरिएबल पेमेंट्स पता चल गई हैं, परचेज ऑप्शन प्राइस कब लेनी है कब नहीं लेनी पता चल गई है, कब लेनी है। सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है ये। अगर खुद बता दे तो ठीक है, देख लेंगे, और अगर खुद ना बताए तो फिर मार्केट वैल्यूज़ और हमारी प्राइस को हम क्या करेंगे? कंपेयर करके अंदाज़ा लगाएंगे। डन है? ये तीसरी पेमेंट है जो आपको करनी पड़ सकती है। यहाँ तक हम साथ हैं? आगे फोर्थ, 6 हैं टोटल। फोर्थ स्टार्ट करें। फोर्थ मैं ये वाली बात अब ख़त्म कर देना, थोड़ी देर के लिए सोच लो कि अब ये बात इस पर डिस्कशन नहीं हो रही। मैं इन दोनों भाइयों जो पढ़ के नहीं आए कल, इन दोनों भाइयों से मैं क्या लेने लगा हूँ? प्रॉपर्टी लीज़ पे। 4 साल की लीज़ है। मुझे लग रहा है कि यार मुझे 2 साल के लिए 3 साल के लिए और ज़रूरत पड़ सकती है। ये बात क्लियर है? लेकिन कॉन्ट्रैक्ट हमारा कितने साल का हो रहा है? 4 साल का। तो मैं क्या करता हूँ, मैं इन लोगों को कहता हूँ यार मुझे ऑप्शन टू एक्सटेंड दे दो कि 4 साल का बेसिक कॉन्ट्रैक्ट है, कॉन्ट्रैक्ट में पहले दिन लिख लेना कि मैं 2 साल 3 साल और एक्सटेंड कर सकता हूँ, 1 साल 2 साल 3 साल और एक्सटेंड कर सकता हूँ। कॉन्ट्रैक्ट में ये प्लीज़ लिख दें। क्या ये बात क्लियर है? कॉन्ट्रैक्ट में क्या करें? लिख दें कि मैं आप
मैं यहाँ पे परचेज नहीं करना चाहता, मैं सिर्फ क्या चाहता हूँ कि 2-3 साल में क्या कर लूँ, एक्सटेंड कर लूँ। तो ये कहते हैं सर कोई मसला नहीं, लिख लें। तो मैं कहूँगा रेंट भी डिसाइड कर लें। ये बात क्लियर है? तो ये रेंट भी डिसाइड कर लेते हैं। अब इसका मतलब ये है कि कॉन्ट्रैक्ट सुनो ज़रा क्या है। 4 साल का लीज कॉन्ट्रैक्ट है, मैंने 1 लाख 1 लाख 1 लाख 1 लाख 4 सालों में पे करना है, हर साल लाख लाख पे करना है। और मेरे पास लेसी के पास ऑप्शन टू एक्सटेंड है। जी सर, ये नहीं 4 साल तो हैं, पक्के हैं। मैं क्या चाहता हूं, मैं 4 साल से अगर 5वां 6वां 7वां भी 3 और ऐड करना चाहूंगा ना तो मैं कर सकता हूं। क्या हम यहां तक साथ हैं? कितने ऐड कर सकता हूं? 3 साल और। तो मेरे पास ऑप्शन टू एक्सटेंड कितनी है? लेकिन ये पता कब चलेगा मैंने एक्सटेंड करनी है नहीं करनी? चौथे साल के एंड पे मैं देखूंगा मुझे चाहिए या नहीं चाहिए। हो सकता है मैंने पैसे इतना बना लिया बिजनेस से कि मैं अपनी प्रॉपर्टी 7 वाली खरीद सकता हूँ, तो मैं नहीं करूंगा एक्सटेंड। हो सकता है मुझे ज़रूरत हो, तो ये पता चलेगी चौथे साल पे। लेकिन मेरा मसला चौथा साल तो है ही नहीं, मेरा तो मसला अभी पहला दिन है। पहले दिन लायबिलिटी बुक करनी है मैंने, वेरी फर्स्ट डे कॉन्ट्रैक्ट के टाइम पे। तो अगर मैं कॉन्ट्रैक्ट के टाइम पे 2 बातें पढ़ी थी मैंने, ये एंट्री किस दिन पास होती है? जिस दिन एसेट्स अवेलेबल होते हैं लेसी को, या जिस दिन कॉन्ट्रैक्ट होता है? जिस दिन अवेलेबल होता है उसको कहते हैं कमेंसमेंट डेट। तो ये एंट्री कमेंसमेंट डेट पे पास हो रही होती है, लेकिन सारी कैलकुलेशन आप कॉन्ट्रैक्ट डेट पे कर रहा होता है, अकाउंटेंट सारे हिसाब कॉन्ट्रैक्ट डेट पे लगा रहा होता है। तो सर मेरे भाई मैं एक्सटेंड करूंगा नहीं करूंगा मुझे कैसे पता चलेगा? तो आंसर है यार, एज अ अकाउंटेंट आप लेसी को कहेंगे भाई क्या इरादा है, बताओ रीजनेबली सर्टन हो टू एक्सटेंड या नहीं। तो अगर उसने कह दिया आई एम रीजनेबली सर्टन टू एक्सटेंड, तो आप पहले 4 साल की प्रेजेंट वैल्यू तो लेनी थी, वो तो हर साल में लेनी है, वो तो इधर ही लिखा हुआ है ना, ये पहले वाली पेमेंट। अगले 3 साल में जो पे करना है उसकी भी प्रेजेंट वैल्यू लेंगे। बट अगर वो रीजनेबली सर्टन नहीं है, वो डाउट्स में है, पता नहीं, देखेंगे तब देखेंगे, एक्सटेंड करना है नहीं करना, तो फिर मेरे भाइयों फिर नहीं लेंगे। फिर आप अज्यूम करेंगे नहीं जी 4 साल ही। क्या ये बात क्लियर है? बोलो दोबारा, ये ओके है? अब अगर किसी के माइंड में क्वेश्चन आ रहा है कि सर ये भी तो हो सकता है आज मुझे लगे मैंने करना है, 1 साल बाद मुझे लगे मैंने नहीं करना, आज मुझे लग रहा है मैं बाय करूंगा, यहाँ पे आज मुझे लग रहा है मैं बाय करूंगा, तो 2 साल बाद मुझे लगे मैं नहीं बाय करूंगा, फिर क्या होगा? तो अभी थोड़ी देर पहले हम डिस्कशन कर रहे थे कि फिर लायबिलिटी क्या होती है, दोबारा रीअसेस होती है। और मेहरबानी एग्जामिनर की रीअसेसमेंट के पंगे हमारे लेवल पे नहीं है। क्या ये बात क्लियर है? इसका मतलब है हमारा पंगा ये पहले दिन का ही पंगा है, बाद में फिर वो ये नहीं कहेगा चेंज हो गया। यहाँ तक हम साथ हैं, इसमें कोई टेंशन तो नहीं है। अब मुझे बताएं ज़रा चौथी पेमेंट क्या है, ज़रा जल्दी से बताएं। एक्सटेंड ऑप्शन और जी सर रेंटल्स या इंस्टॉलमेंट्स एक ही बात है। फॉर इसको बोलते हैं सेकेंडरी पीरियड ऑफ लीज। क्या बोलते हैं? सेकेंडरी पीरियड ऑफ लीज का ब्रैकेट में मैं लिख रहा हूं एक्सटेंशन पीरियड। रेंटल्स फॉर सेकेंडरी पीरियड ऑफ लीज यानी के एक्सटेंशन पीरियड। याद रह जाएगा ये एक्सटेंशन पीरियड ना, वर्ड हम यूज नहीं करते, हम इसके लिए वर्ड क्या यूज करता है स्टैंडर्ड? सेकेंडरी पीरियड। सो रेंटल्स फॉर सेकेंडरी पीरियड ऑफ लीज इफ लेसी इज रीजनेबली सर्टन टू एक्सटेंड। इफ लेसी इज रीजनेबली सर्टन टू एक्सटेंड, तो सर अगर रीजनेबली सर्टन ना हुआ तो रीजनेबली सर्टन टू एक्सटेंड, तो फिर भाई ये नहीं लेंगे, हम कहेंगे यार नहीं 4 साल पे रुक जाओ। सर्टन टू एक्सटेंड, एक्सटेंड ये लेंज, ये एक्सटेंशन ऑप्शन वो अवेल करने के मूड में। सर एग्जामिनर या तो बता देगा या फिर क्या कहेगा भला, खुद बताएं जरा क्या कहेगा कि सेकेंडरी पीरियड का रेंट बहुत कम है मार्केट रेंट से। मुझे बताएं कि अगर सेकेंडरी पीरियड का रेंट बहुत कम है मार्केट रेंट से, ये बात क्लियर है? 5वें 6ठे 7वें साल का रेंट बहुत कम देना पड़ रहा है, मार्केट में रेंट बहुत ज़्यादा होगा, तो मेरे भाई आपको क्या लग रहा है कि मैं एक्सटेंड करूँगा या नहीं करूँगा? करेंगे। इसका मतलब ये है कि वो अक्सर लिखेगा यहाँ पे कि सेकेंडरी पीरियड ऑफ लीज भी अवेलेबल है एट अ नॉमिनल रेंट। नॉमिनल का मतलब होता है थोड़ा सा रेंट देके, तो इसका मतलब है पक्का कि रीजनेबली सर्टन है। क्या ये बात क्लियर है? आई होप आप लोग ये बात आगे लिख भी रहे हैं कि ऐसे पता चलेगा। लिख रहे हैं? यहाँ तक साथ है? बोलो जरा ये ओके है? कंफर्म है? कंफर्म है? आगे बढ़े? लें जी 4 पेमेंट्स हो गई हैं, लेकिन मजे की बात पता है क्या है? एक ही पक्की है जिसके बारे में पक्का बता के जानी है, ये पता नहीं कितनी जानी है, ये शायद जाए शायद ना, लेकिन चलें रीजनेबली सर्टन है, लेकिन कल को चेंज तो हो सकता है, ये
ठीक है रीजनेबली सर्टन है, लेकिन फिर भी डिसीजन तो चेंज हो सकता है, सर्कमस्टांसेस इवॉल्व होते हैं, चीज़ें चेंज होती हैं। यहाँ तक साथ है? ठीक है। अब आ जाए यार बच्चों, 4 पेमेंट्स होगी जिनकी प्रेजेंट वैल्यू लेनी है, फिर है छठी, मैं इधर आ रहा हूँ, ये बात क्लियर है? आप उसी के नीचे लिखते जाएंगे। 5वीं पेमेंट कौन सी है जी? 5वीं पेमेंट लें जी, 5वीं पेमेंट। 5वीं पेमेंट के बारे में ज़रा स्टोरी सुन लो। फिर मैंने इन लोगों के साथ आया हूँ, ये जो पढ़ के नहीं ना है लीज का, ये मैं इनके साथ 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट कर रहा हूँ। कितने साल का? कितने साल का? कितने साल का? मैंने 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, हो गया 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। प्रॉपर्टी मैंने इनसे लीज पे ली, लेकिन मुझे ना लग रहा है कि मैं एक टर्मिनेशन ऑप्शन इसमें रखूँ क्लॉज, यानी मेरे पास ऑप्शन होनी चाहिए एज अ लेसी कि मैं चाहता हूँ कि यार अगर मैं कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट करना चाहता हूँ तो मैं कर सकता हूँ, मैं कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट करना चाहता हूँ तो मैं कर सकता हूँ। यहाँ तक हम साथ हैं? अगर मैं कॉन्ट्रैक्ट को क्या करना चाहता हूँ तो मैं टर्मिनेट कर सकता हूँ। ये बात क्लियर है? तो मैंने 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट किया, लाख देना है, इस तरह 5 लाख बनेगा टोटल में, तो मैंने इनके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया। लेकिन मैंने इन्हें उठने से पहले मैंने कहा यार ये लिख देना 2 साल बाद मैं अगर चाहूँ तो मैं टर्मिनेट कर सकता हूँ। क्या कर सकता हूँ? टर्मिनेट कर सकता हूँ। उन्होंने कहा सर ये तो नहीं होता ऐसे, क्या कॉन्ट्रैक्ट है ये, 2 साल बाद टर्मिनेट कर सकते हैं, पेनल्टी लगेगी, हम इतने अच्छे चॉन्ट्रैक्ट्स हमें मिल रहे हैं, हम छोड़ के आपके साथ आ रहे हैं, तो अगर आप कैंसिल करेंगे तो पेनल्टी लगेगी। तो मैंने कहता हूँ कि चलो लिख लो पेनल्टी। तो ये कहते हैं चलें जी 2 साल बाद अगर सर जुबैर यानी लेसी अगर ऑप्शन ये कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच करेंगे, टर्मिनेट कर देंगे, कहेंगे मैं ख़त्म करना चाहता हूँ, तो कर सकते हैं, लेकिन इन्हें 50,000 देना पड़ेगा, टर्मिनेशन पेनल्टी। क्या ये बात क्लियर है? अब मुझे बताएं एज अ लेसी मैं पहले दिन कह सकता हूँ मैंने टर्मिनेट करना है नहीं करना? फिर इसका मतलब क्या है? दोबारा अंदाज़ा लगाना पड़ेगा। अगर आप रीजनेबली सर्टन है टू टर्मिनेट तो क्या करो, फिर टर्मिनेशन पेनल्टी भी लो, लेकिन अगर आप रीजनेबली सर्टन नहीं है तो ना लो। क्या ये बात क्लियर है? तो जरा जल्दी से बताएं 5वीं पेमेंट क्या बनती है, बताएं जी सर। टर्मिनेशन पेनल्टी, क्या? टर्मिनेशन पेनल्टी, टर्मिनेशन पेनल्टी इफ lessee is reasonably certain, lessee is reasonably certain to terminate the contract, terminate the contract, to terminate the contract। क्या ये बात क्लियर है? यस सर। लें सर ये काम करना था, हम यहाँ तक साथ हैं? यस सर। कंफर्म है? यस सर। अच्छा सर लास्ट पेमेंट, और फिर उसके बाद इन सारी की सारी चीज़ों को हम क्या करेंगे, यूज़ करेंगे। ये एक कॉन्ट्रैक्ट में सारी नहीं आ सकती, क्योंकि अगर आपके पास, अगर आप लोगों के पास, अगर आप टर्मिनेट करेंगे तो फिर ये एक्सटेंशन नहीं होगी। क्या ख्याल है? अगर आप टर्मिनेट करने के मूड में हैं तो ये परचेज ऑप्शन भी निकल जाएगी। फिर ये कॉन्ट्रैक्ट में 6 इकट्ठी नहीं हो सकती। क्या ये बात क्लियर है? लेकिन ये किस तरह करेंगे ये ऑब्वियसली हमने समझना भी, तो हम समझ रहे हैं कि हाँ कब लेनी है। डन है? अब लास्ट पेमेंट है। लास्ट पेमेंट एक ऐसी पेमेंट है जिसको ना आप स्टेरिक लगाएंगे। एग्जामिनर का सबसे फेवरेट एरिया FR2 में, वो कहता है भाई मैं ये तो मैं पूछूंगा, इस अटेम्प्ट में पूछा यस, उससे पिछली अटेम्प्ट में पूछा यस, उससे पिछली अटेम्प्ट में यस, हर क्वेश्चन का पंगा। तो एग्जामिनर का फेवरेट एरिया। डन है? एग्जामिनर का कौन सा एरिया फेवरेट है? ये पेमेंट। डन है? इसका पहले समझो, लॉजिक समझो कि है क्या ये। सपोज करो गाड़ी की लीज है, मैं इन दोनों भाइयों, ये जो लीज पढ़ के नहीं ना आया आज, नाम क्या आपका? आप? सलीम। सलीम और हमजा, ये जो दोनों भाई पढ़ के नहीं ना है लीज का, इन दोनों भाइयों का काम है गाड़ियां लीज पे देते हैं। डन है? यानी रेंट पे देते हैं। डन? अब मैं इनके पास आया और मैंने कहा यार मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट करो, 4 साल के लिए गाड़ी चाहिए। ये बात क्लियर है? ये मुझे 2 तरह के कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफर कर रहे हैं। कह रहे हैं सर अगर आप 4 साल के एंड पे ऑनरशिप लेना चाहते हैं तो ये कॉन्ट्रैक्ट है, इतनी इतनी पेमेंट करेंगे आप, और अगर आपको ऑनरशिप नहीं लेनी, आप हमें वापस कर देंगे तो फिर इतनी इतनी पेमेंट्स। मुझे बताएं पेमेंट्स कब ज़्यादा होंगी? क्या लग रहा है पेमेंट कब ज़्यादा होंगी? जी सर जब ऑनरशिप मिल जाएगी,
अगर एट द एंड लेसी को ओनरशिप मिल जानी है तो इसका मतलब है लेसी को ज़्यादा पे करना पड़ेगा, क्योंकि लेसी एक्चुअली क्या कर रहा है, बाय कर रहा है, थोड़े थोड़े पेमेंट्स करके बाय कर रहा है, तो अल्टीमेटली फिर ओनरशिप ले लेगा। लेकिन अगर मैंने ओनरशिप नहीं लेनी, वापस ही करना है, तो इसका मतलब सिर्फ आप रेंट ही पे कर रहे हैं यूज़ के अगेंस्ट, तो फिर इंस्टॉलमेंट्स क्या बनेगी, कम बनेगी। तो ये मेरे सामने 2 कॉन्ट्रैक्ट्स रख देते हैं, कहते हैं सर ओनरशिप अगर आप 4 साल बाद चाहते हैं तो आप हमें हर साल 5-5 लाख पे करेंगे और 5 सालों में 25 लाख दे दें। गाड़ी है कोई ऑल्टो जो आजकल सपोज करो सेकेंड हैंड है, डन है। अगर मैं कहता हूँ नहीं जी नहीं, मैंने रखनी नहीं है, फिर बताओ, फिर कहते हैं सर कि आप हमें 2 लाख पे करना शुरू कर दें हर साल का, डन है। ये मेरे सामने 2 कॉन्ट्रैक्ट्स रख देते हैं। इतनी बात सबको समझ लग गई। मैंने कहा यार मैंने नहीं खरीदना, मैं तुम लोगों को ये गाड़ी वापस कर दूंगा। अब इन लोगों को एक बात पता है, जब एज अ लेसर आप किसी को अपना एसेट दोगे, दे दिया एसेट आपने, तो वो बहुत गंदे तरीके से यूज़ करेगा। उसे पता है कौन सा, लेसी को पता है कौन सा मेरा है। ये बात क्लियर है। बहुत खड्डे आ गए ना तो बचाएगा, क्योंकि उसे पता है कि इधर टायर इधर उधर ना निकल जाए, किधर जलील होता फिरूंगा। हल्का फुल्का खड्डा तो वो देखेगा ही नहीं। ये बात क्लियर है। तो अब इनको ये बात पता है, रेंट के बिजनेस वालों को पता होता है कि कस्टमर ने केयर नहीं करनी, और ऊपर से 4 साल के लिए, चलो 2-4 दिन हो तो खैर है, ऊपर से 4 साल के लिए, तो इन्हें पता है कि सर जुबैर यानी लेसी जब हमें ये गाड़ी वापस करेगा ना तो उसके पल्ले कुछ नहीं होना, ये तो ऑयल भी पता नहीं चेंज कराएंगे टाइम पे या नहीं कराएंगे। ये बात क्लियर है। ये कहेंगे चलो चलाई जाओ। अब ये एक एटीट्यूड है जो लेसी का होता है, और लेसर को भी पता होता है ये मेरा रिस्क है कि गंदे तरीके से गाड़ी यूज़ होगी। तो लेसर अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए ना, लेसर कहता है यार अपने आप को प्रोटेक्ट करो। लेसर कहता है कि भाई लेसी मुझे गारंटी दो 4 साल बाद ये गाड़ी कितने की बिकेगी। तो लेसी कहता है मैं तो नहीं देता। लेसर कहता है अल्लाह हाफिज़ भाई, तेरे तो राधे शुरू से ऐसे हैं। आप लेसी दूसरे लेसर के पास जाएगा, वो भी यही शर्त रखेगा, क्योंकि उसे पता है कि एसेट इसने मुझे वापस करना है, मेरा ही एसेट है जो यूज़ कर रहा है, तो बड़े गंदे तरीके से यूज़ करेगा। लेसी को समझ आ जाती है कि गारंटी दिए बगैर गुजारा नहीं है। क्या ये बात क्लियर है? तो गारंटी पे डिस्कशन होना शुरू हो जाती है। तो कहते हैं जी गारंटी दें हमें 10 लाख की, कि एटलीस्ट ये गाड़ी 10 लाख की बिकेगी। तो अगर आपने बहुत गंदे तरीके से यूज़ की, 10 लाख की ना बिकी, 8 लाख की बिकी, तो मुझे बताएं लेसी को कितने पैसे और देने पड़ेंगे। ये इस बात पे फोकस रखना, कितने देने पड़ेंगे। गारंटी कितने की दी हुई है, गारंटी कितने की दी हुई है, 10 लाख की। लेकिन अगर 8 लाख का बिक गया तो पे कितना करना पड़ेगा, 2 लाख। अगर 7 लाख का बिका 3 लाख। अगर 15 लाख का बिक गया फिर कुछ नहीं देना पड़ेगा, क्योंकि आपने गारंटी क्या दी हुई थी, वापस नहीं आने। वो लेसर की है, गाड़ी लेसर की है, ये नहीं है कि 5 लाख वापस दे दे। क्या ये बात क्लियर है? इसका मतलब ये है कि एक अमाउंट गारंटी की होती है लेसी ने कि एट द एंड ये गाड़ी कितने की बिक जाएगी। इसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं गारंटेड रेजिडुअल वैल्यू। सबसे ज्यादा जो वर्ड आपने इन 6 पॉइंट्स में से सुनना है ना, वो ये है गारंटेड रेजिडुअल वैल्यू। गारंटेड रेजिडुअल वैल्यू, GRV, गारंटेड रेजिडुअल वैल्यू। लेकिन यहां पे एक बात जो इंपॉर्टेंट है, जो आज ही पल्ले बांधनी है हमने, गारंटेड रेजिडुअल वैल्यू 10 लाख की है मेरी एग्जांपल में, क्या 10 का 10 लाख हमें देना पड़ेगा? बताएं। अगर गाड़ी 8 लाख की बिकी तो 2 लाख। अगर गाड़ी 7 लाख की बिकी तो, गाड़ी 9 लाख की बिकी तो मेरे भाई हम कैलकुलेट कर रहे हैं प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर लीज पेमेंट्स। तो पूरी गारंटेड अमाउंट की प्रेजेंट वैल्यू लूं या जो मुझे लग रहा है मुझे देना पड़ेगा उसकी लूं? जो लग रहा है मुझे देना पड़ेगा। यहां पे जितनी अमाउंट की गारंटी दी हुई है वो सारी अमाउंट की लायबिलिटी कैलकुलेट नहीं होनी। किसकी होनी है? जो मुझे लग रहा है पे करनी पड़ेगी। इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट बात पता है क्या है? गारंटेड रेजिडुअल वैल्यू एक्सपेक्टेड टू बी पेड। क्या बोल रहा हूं मैं? एक्सपेक्टेड टू बी पेड। अब यहां पे एक और मजे की बात है, बाय। अब एक बात इंपॉर्टेंट है यहां पे, बाय लेसी, यानी लेसी ने गारंटी दे दी है कि यार हाँ मैं देता हूं गारंटी। ये बात क्लियर है? समटाइम्स लेसी गारंटी नहीं दे रहा, लेसी का कोई रिश्तेदार देता है गारंटी। रिश्तेदार को हम कहते हैं रिलेटेड पार्टी। क्या कहते हैं? और रिलेटेड पार्टी ऑफ लेसी। अब ये वाली बात पे भी एग्जामिनर पंगा डालेगा, रिलेटेड पार्टी ऑफ लेसी। उसने पता क्या लिखा हुआ था? एक क्वेश्चन में उसने लिखा गारंटी मिली हुई है रिलेटेड पार्टी ऑफ लेसर।
यानी लेसर ने खुद ही से किसी से गारंटी ले ली थी। लेसर ने कहा यार लेसी गारंटी नहीं दे रहा, तो इसने एक इंश्योरेंस वाले को पकड़ लिया, एक और बंदे को पकड़ा, उसे कहा यार तू मुझे गारंटी दे दे, तो वो मान गया कि चल मैं गारंटी दे देता हूँ यार। सर कौन गारंटी दे तो ये वाला पॉइंट आएगा, या खुद लेसी दे या लेसी का रिश्तेदार दे। अगर ये लेसर का रिश्तेदार देगा ना तो फिर भी नहीं आनी। देख रहे हैं आप एग्जामिनर क्या करने वाला है आप लोगों के पास। चलो बताएं, वो कहेगा गारंटीड रेजल्ट वैल्यू 10 लाख, मुझे बताएं आप 10 लाख की प्रेजेंट वैल्यू लेंगे? क्या लेंगे? एक्सपेक्टेड टू बी पेड। तो वो पता क्या कहेगा, 10 लाख की गाड़ी है, 10 लाख की गारंटी दी है, लग रहा है 12 लाख की बिक जाएगी। मुझे बताएंगे पॉइंट में कितना आएगा? कुछ नहीं आएगा। वो कहेगा जी 10 लाख की गारंटी दी हुई है और एक्सपेक्टेड है कि 8,50,000 की बिक जाएगी, 1.5 लाख। सर ये और बीच में यहां पे भी खींचता है। फिर गारंटी किसकी तरफ से होनी चाहिए, लेसी या फिर? और भाई हम तभी रिस्पॉन्सिबल है ना जब हमने गारंटी किसी से दिलवा दी है या खुद दे दी है। लेसर ने को गारंटी रेंज की हुई है तो वो लेसर के मसले मेरे तो नहीं है, मैं तो एज लेस ही हूं भाई, मेरा तो कोई टेंशन नहीं है। तो ये छठी पेमेंट है। और सबसे ज्यादा एग्जामिनर ने क्या पूछना है, ये दो, एक फिक्स पेमेंट्स, ये तो हर जगह ही पंगा होना है ना, और दूसरा ये, और कभी कभार ये सेकेंडरी पीरियड वाला, कभी कभार ये वाला, कभी कभार ये वाला, लेकिन ये वाला नहीं पूछेगा। लेकिन सबसे ज्यादा कौन पूछता है, ये 1-2 पेमेंट्स। ये क्या ये बात हमें लगी? तो क्या लेनी है आप लोगों ने इनकी जरा जल्दी से बताएं। प्रेजेंट वैल्यू। यहां तक हम सारे साथ हैं। और अब हम लोग जा रहे हैं इसके क्वेश्चन पे। मैंने आप लोगों को कहा था कि आप लोगों को वैसे तो प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करना आती है, लेकिन मैं प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करना भी सिखाऊंगा। क्या यहाँ तक साथ हैं? तो कल मैंने क्या कराना है, मैंने एग्जाम्पल्स बना के लानी है पेजेस पे, यहाँ पे प्रोजेक्टर पे आपको नज़र आना शुरू हो जाएगी। वो पेज मैं आप लोगों के साथ ग्रुप में शेयर कर दूंगा। कल मैं इसी पॉइंट्स को एक्सप्लेन करता जाऊँगा और कल हम राइट ऑफ यूज़ भी पढ़ लेंगे। क्या प्रोसेस हमें लग गया आप लोगों को? अच्छा, अब मैं चाहता हूँ कि मैं प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करना सिखाऊँ, एनवीटी लगाना सिखाऊँ, ये बात क्लियर है? और डिस्काउंट का फैक्टर लगाना सिखाऊँ, ये वाली प्रैक्टिस करा दूँ ताकि प्रेजेंट वैल्यू लेने में कोई टेंशन ना आए। कोई एक आधा बच्चा ऐसा होता है जिसको थोड़ी परेशानी होती है, तो हम वो परेशानी दूर करने जा रहे हैं। क्या ये आप लोगों ने लिख लिया? याद हो जाएगा आप लोगों को? सर फरफर आना चाहिए सर आपसे बात करें को आप बोलें स्टैंडर्ड सर, ये तरीका है भाई पढ़ने का। क्या ये बात क्लियर है? कंफर्म है? कल आज तो मैंने इनको कुछ नहीं कहा, कल देखना मैं इनको चुपेड़े मारूंगा अगर ना आया तो। यहाँ तक साथ हैं? ओके, अब आ जाओ यार, रेज कर दूँ पक्का? इसकी एक पिक्चर लेके ग्रुप में फेंको। एक पिक्चर लो और ग्रुप में फेंको। डन है? आगे बढ़े। अब आ जाओ यार बच्चों, नेक्स्ट क्या करना है हमने? चले बताएं जी, क्या सिखाने लगा हूं मैं, जरा जल्दी से बताएं। प्रेजेंट वैल्यू, सिर्फ बेसिक कॉन्सेप्ट्स, कल हम इन दोनों को लिंक कर लेंगे। लें सर, अब आ जाओ यार बच्चों कि प्रेजेंट वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो मेरा टॉपिक है आज कैलकुलेशन ऑफ प्रेजेंट वैल्यू। सर कैलकुलेशन ऑफ प्रेजेंट वैल्यू में ना 2 तरह की सिचुएशंस बनती हैं, 2 तरह के कैश फ्लोज होते हैं। बताओ अगर पता है तो। जी सर, क्या? इनफ्लोज और आउटफ्लोज, ठीक है, वो कैश फ्लोज ही हो गए। और चलें ठीक है, सिंगल कैश फ्लोज है, कोई एक सिंगल कैश फ्लो है, सिंगल कैश फ्लोज या डिफरेंट कैश फ्लोज, डिफरेंट कैश फ्लोज। ये ले सर के डिफरेंट कैश फ्लोज गिवन है। और दूसरी सिचुएशन क्या होती है? दूसरी सिचुएशन होती है जिसे हम कहते हैं एनवीटी, एनवीटी कैश फ्लोज। ये ज्यादा ये चलता है लीजेस में। एनवीटी कैश फ्लोज क्या है? जी सर को बताएगा एनवीटी कैश फ्लोज क्या है? जी सर, फिक्स्ड पेमेंट, फिक्स इंटरवल में। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं भाई, फिक्स्ड पेमेंट्स हैं
जी बिल्कुल ठीक, फिक्स्ड पेमेंट्स आफ्टर फिक्स्ड, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं भाई, आफ्टर फिक्स्ड इंटरवल्स। क्या ये फिक्स्ड पेमेंट्स हैं आफ्टर फिक्स्ड इंटरवल्स हैं, यहां तक साथ हैं? ओके, फॉर अ स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम, यानी फिक्स टाइम है, फॉर अ फिक्स पीरियड ऑफ टाइम, 3 साल 4 साल 5 साल, फॉर अ फिक्स्ड पीरियड ऑफ टाइम, 5 साल 6 साल। सर एग्जाम्पल सर आप क्या देते हैं, मैं 1 लाख पे करूंगा फॉर 5 ईयर्स एवरी ईयर, 1 लाख फॉर 5 ईयर्स, और ये एनुअल इंस्टॉलमेंट है, एनुअल 1,000 रुपीज 100,000 रुपीज फॉर 5 ईयर्स। अब मुझे बताएं कि साल साल बाद पे करेंगे आप, फिक्स इंटरवल्स हैं, कितना गैप है एक पेमेंट और दूसरे पेमेंट में, और उससे अगली पेमेंट में भी फिर दोबारा कितना गैप है, 1 साल का, उससे अगली में भी, तो फिक्स इंटरवल्स हैं, फिक्स पेमेंट है 1 लाख रुपया, और कितने पीरियड के लिए, तो फिक्स पीरियड ऑफ टाइम, डन है। लेकिन अगर मैं कहूँ कि यार पहले साल 80 दूंगा, अगले साल 1 लाख दूंगा, उससे अगले साल 1,20,000 दूंगा, उससे अगले साल 1,40,000 दूंगा, तो फिक्स पेमेंट नहीं है ना, तो फिक्स पेमेंट नहीं है, चाहे फिक्स इंटरवल है, स्पेसिफिक पीरियड है, लेकिन ये मिस हो गया, तो ये एनविटी नहीं है। एनविटी क्या होती है, फिक्स पेमेंट, एक ही जैसी पेमेंट बार बार रिपीट हो, सिमिलर पेमेंट रिपीट हो, फिक्स्ड इंटरवल्स के बाद और स्पेसिफाइड पीरियड के बाद। क्या ये बात क्लियर है, यहां तक हम साथ हैं? ओके। जब हम सिंगल कैश फ्लोज या डिफरेंट कैश फ्लोज के ऊपर होते हैं ना, तो फिर हम लोग क्या करते हैं, डिस्काउंट फैक्टर लगाते हैं। यहां पे क्या लगता है, जरा जल्दी से बताएं। फ्यूचर कैश फ्लो लेते हैं आप लोग, क्या लेते हैं, फ्यूचर जो कैश फ्लोज हैं, इनफ्लोज या आउटफ्लोज, आप उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं डिस्काउंट फैक्टर से। किससे मल्टीप्लाई करते हैं, डिस्काउंट फैक्टर से। बताएं किससे मल्टीप्लाई करते हैं, डिस्काउंट फैक्टर्स। किससे मल्टीप्लाई करते हैं, डिस्काउंट फैक्टर्स। डिस्काउंट फैक्टर क्या होता है सर, फ्यूचर का 1 रुपया आज के कितने के इक्वल है, फ्यूचर का। सर ये कैलकुलेट कैसे करेंगे, फॉर्मूला है सर 1 प्लस इंटरेस्ट रेट। मुझे बताएं कि इंटरेस्ट रेट क्या यूज करेंगे जब लेसी की काउंटिंग कर रहे होंगे, इम्प्लिसिट रेट लेंगे, और अगर वो अवेलेबल ना हो तो, क्लियर है, गुड। इंटरेस्ट रेट, इसको आर बोलते हैं हम लोग, कुछ लोग आर रेट से आर उठाते हैं, कुछ लोग आई उठाते हैं इंटरेस्ट से। 1 प्लस आई भी चलता है, 1 प्लस आर भी चलता है। रेज टू पावर माइनस एन, एन नंबर ऑफ ईयर्स, कितने साल बाद, गैप कितने साल का। तो अगर आप 1 साल बाद कैश फ्लो की प्रेजेंट वैल्यू निकाल रहे हैं तो यहां पे क्या आएगा, अच्छा अगर आप 10 साल बाद जो कैश फ्लोज हैं उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकाल रहे हैं तो -10। क्या ये बात क्लियर है, और एक्सप्लेन करने की जरूरत है, ये समझ आ गई है, आता है ना ये बात, ठीक है। अब आ जाए यार बच्चों एनविटी। एनविटी जो है ना, अब ये एनविटी 2 एनविटीज होती हैं। एक होती है एनविटी इन एरियर्स, इसका मतलब ये है कि आप जो पेमेंट्स कर रहे हैं वो साल के एंड पे कर रहे हैं, एनविटी इन एरियर्स। जल्दी बताएं क्या कर रहे हैं आप, एनविटी इन एरियर्स। इसका मतलब यह है कि पेमेंट जो है ना वो पीरियड के एंड पे हो रही है। पीरियड का एंड समझो सर, अगर क्वार्टरली पेमेंट्स हो रही है ना तो क्वार्टर के एंड पे, अगर एनुअली इन एरियर्स हो रही हैं तो साल के एंड पे, और मंथली इन एरियर्स हो रही हैं मंथ के एंड पे, आखिरी दिन। एरियर्स का मतलब समझ लग गया। और दूसरा होता है एनविटी इन एडवांस। इसका मतलब क्या है कि पेमेंट पहले दिन कर रहे हैं आप। अगर एनविटी इन एरियर्स होगी तो आखिरी दिन, एनविटी इन एडवांस का मतलब क्या है, पहले दिन। क्या ये बात क्लियर है? तो अगर सालाना पेमेंट चल रही है तो साल के पहले दिन मतलब एडवांस, अगर मंथली चल रही है तो मंथ के पहले दिन, अगर क्वार्टरली चल रही है तो क्वार्टर के पहले दिन। क्या ये बात समझ लग रही है? अब मुझे बताएं, एनविटी इन एरियर्स हो गया, एनविटी इन एडवांस हो गया, फॉर्मूला बताएं क्या फॉर्मूला? जी सर 1 - 1 प्लस आर, आर वही इंटरेस्ट रेट है, रेज टू पावर -n डिवाइडेड बाय आर। इसको मल्टीप्लाई करना है आपने सिंगल कैश फ्लो से।
तो आपके पास क्या आ जाएगी, सिंगल कैश फ्लो का मतलब क्या है, अगर 1 लाख पे करना है आपने 5 साल, तो आपको बस 1 लाख ही लेने की जरूरत है, आपके पास इकट्ठी प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगी। डन है। अब आ जाए यार एनविटी इन एडवांस। एनविटी इन एडवांस में क्या करेंगे, फार्मूला सेम फार्मूला लगा लें, 1 माइनस 1 प्लस आर रेज टू पावर माइनस एन, इसे 1 साल कम करना होता है, क्योंकि जब आप पहली एडवांस में पेमेंट पहले दिन पहली पेमेंट करते हैं ना, तो वो ऑलरेडी प्रेजेंट वैल्यू पे होती है। आज जो मुझे पैसा मिल रहा है, जो मैं पैसा दे रहा हूं, वो क्या है, वो आज की वैल्यू है। तो इसलिए आपको ना यहां से 1 साल कम करना पड़ता है। तो अगर 5 साल की एनविटी है तो इसका मतलब है यहां पे कितना लेंगे आप, 4। अगर 6 पेमेंट्स टोटल आप कर रहे हैं तो यहां पे कितनी होंगी, 5। अगर आपकी 10 साल की लीज टर्म है, 10 पेमेंट्स होनी है, तो यहां पे कितने होंगे, 9 डिवाइडेड बाय आर। डन। अब क्योंकि आपने पहले साल, यहां पे पहले साल की प्रेजेंट वैल्यू नहीं ली, और पहले साल की प्रेजेंट वैल्यू पहले साल का 1 रुपया 1 रुपये के इक्वल होता है, तो आप वो एक्स्ट्रा 1 इधर क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। और फिर अब आप लोगों ने ये काम करना, ये लें, इसको किससे मल्टीप्लाई कर देना आपने, सिंगल कैश फ्लो से। अब आप बोलें पूरी अमाउंट तो नहीं सर, पूरी कैसे, वो तो फिर डिस्काउंट रेट लग के फिर वो एनविटी में चला गया। मुझे समझ नहीं आ रही अब क्या पूछ रहे हैं सर, प्लस 1 करके आपने पूरी अमाउंट, नहीं मैंने इसका लिया भाई, ये कर लिया ना? हाँ, ये इसका जो आंसर आएगा उसी में 1 ऐड करेंगे। 1 ऐड करके फिर कैश फ्लो, हाँ, जो आंसर आएगा उसको यही करेंगे, ठीक है, ओके, छोड़ दो। यहां तक सारे साथ हैं, करेंगे यही, ये बात क्लियर है, करेंगे यही। अब जरा एग्जाम्पल ले लेते हैं, इससे पहले कि भाई ज्यादा परेशान हो, तो एग्जाम्पल ले लेते हैं। अब जी करना क्या है हम लोगों ने, एक एग्जाम्पल, अब मैं एनविटी की एग्जाम्पल दूंगा पहले, वैसे तो मैंने यहां से शुरू होना था, भाई का एक मसला आ गया, तो एग्जाम्पल देखें, हम स्टार्ट करें। 30,000 रुपीज इंस्टॉलमेंट है, कितने साल बताएं, 5 साल करने हैं, फॉर 5 ईयर्स, इन एडवांस या इन एरियर्स, 5 ईयर्स इन एडवांस भी कर देते हैं और एरियर्स भी कर देते हैं, ताकि टेंशन ही खत्म हो, इन एडवांस और अगर इन एरियर्स, ठीक है। चलें बताएं यार, एनविटी फैक्टर, एनविटी फैक्टर, इंटरेस्ट रेट बता दें कितना, इंटरेस्ट रेट जो चल रहा है, इम्प्लिसिट रेट चल रहा है, अवेलेबल है हमें 10% है, ठीक है, कोई टेंशन तो नहीं है। इन एडवांस पहले करता हूं मैंने क्या करना है, मैंने सिंगल कैश फ्लो लेना, 30,000 मल्टीप्लाई बाय, ठीक हो गया जी। मैं क्या कह रहा हूं, 1 माइनस 1.10 रेज टू पावर माइनस क्या करूं, 5 साल है एडवांस के में हूं, तो पहला साल क्या करेंगे, फिर -4 कर देंगे, डिवाइडेड बाय क्या करेंगे, 0.10। इसका एक आंसर चाहिए मुझे, प्लीज बताएं, इसका जो भी आंसर आ रहा है मुझे वो आंसर चाहिए, जल्दी बताएं। पहले सबसे पहले ये सॉल्व करते होते हैं, 1 प्लस 0.10 रेज टू पावर -4 कितना आ रहा है, इस पूरे फैक्टर का आ रहा है 3.169, ये ऐड करके 1 बता रहे हो आप, अच्छा इसका आ रहा है कितना, 3.169 की जगह 172 डेसिमल पॉइंट कर लेते हैं, डन है, +1, मुझे बताएं कितना आ गया, 4.17, जी सर, ठीक है, तो ये आ गया 4.17, मल्टीप्लाई करें 30,000, ये लें, यही कह रहा हूँ जी मैं, ये आ रहा है 1,25,100, सर मैं ये कह रहा हूँ, एक बात होगी। अच्छा दूसरी बात क्या है जी, इधर इन एरियर्स अगर करूं तो 30,000 मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस 1.10 रेज टू पावर, यहां पे 5 ही रहेंगे, डिवाइडेड बाय 0.10, ये। अब मुझे बताएं कि क्या आ रहा है, इसकी भी एक वैल्यू आ जाएगी, प्रेजेंट वैल्यू आ गई इकट्ठी एक ही दफ़ा में, क्या ये बात क्लियर है। तो ये मुझे पता है थोड़ा मैं अनअटेंडेड छोड़ रहा हूँ, शायद आप लोग कंफर्टेबल नहीं है, इसको ज़रा कल इसमें ज़रा कंफर्टेबल होंगे। एक भाई का मसला मैं सॉल्व कर लेता हूँ। कुछ लोग इस तरह करते हैं कि 30,000 को इससे मल्टीप्लाई करते हैं, जो आंसर आता है फिर उसमें 30,000 दोबारा ऐड कर देते हैं,
तो हो सकता है कि भाई हल्का सा इस बात पे भी कंफ्यूज हो, लेकिन को टेंशन वाली बात नहीं है, कल आते ही इसकी प्रैक्टिस ही करनी है हमने। डन है। तो मैं चाहता हूँ बस सिर्फ इस पूरे के पूरे बोर्ड की पिक्चर लेके ग्रुप में भेज दो। अगर ग्रुप अभी भी एडमिन मोड में है तो अपने पास रखो या मुझे भेज देना, मैं ग्रुप में भेज दूंगा। तो ये कैलकुलेशन ऑफ प्रेजेंट वैल्यू है बच्चों। वी आर गुड टू गो। अब कल हम आते ही प्रैक्टिस करेंगे लेसी के करता क्या है लेसी, थोड़ी सी बात करेंगे राइट ऑफ यूज एसेट पे, और हम पहले दिन की डबल एंट्रीज बनाना सीखेंगे। हम पहले दिन की डबल एंट्रीज बनाना सीख चुके हैं। डन है। चलें आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह हाफिज़।